राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का 190 वर्ष का इतिहास, ईस्ट इंडिया कंपनी से आने से लेकर और ब्रिटिशर्स के जाने तक का, हम कह सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का क्रांतिकारी इतिहास, सशस्त्र चुनौती देने वालों का इतिहास और अपनी जान पर खेल जाने वालों का इतिहास, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपने आप को होम कर देने वाले आहूत कर देने वाले लोगों का इतिहास, और जिन लोगों ने वास्तव में भारत मां की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए स्वयं को कटवा लिया, संघर्ष किया, जूझते रहे और अंततोगत्वा उसी राह पर बलिदान हो गए, उन सब का नाम इतिहास में बिल्कुल नहीं। और बताया गया कि आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। थोड़ा सा जानोगे तो इस बात के लिए आप बरबस कह उठोगे कि इससे बड़ा कोई मजाक हो नहीं सकता। जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई वो आजादी लेके दे रहे थे, और वो कांग्रेस आजादी लेके दे रही थी जिसको बनाया एक अंग्रेज ने, इटावा के कलेक्टर सर A.O. ह्यूम ने अपनी सुरक्षा के लिए, सुरक्षा कवच, कांग्रेस, भिखारियों की कांग्रेस, चापलूसों की कांग्रेस, उनको उनके भक्ति भाव में डूबे हुए ऐसे कुछ लोगों का इकट्ठ कांग्रेस, जो उनके पापों को छुपाते थे वो कांग्रेस, और उस समय भी जो अंग्रेजों के साथ दो दो हाथ कर रहे थे, सशस्त्र चुनौती दे रहे थे, उन सब की आलोचना करने वाली कांग्रेस, और पतन की ये पराकाष्ठा हो गई कि आजादी के बाद भी ब्रिटिशर्स के साथ ये समझौता करने वाली कि नेताजी सुभाष चंद्र जिंदा या मुर्दा जब मिलेंगे आपको सौंप देंगे, वो कांग्रेस। वीर सावरकर को 10 साल 1910 में 2 जन्मों की काला पानी की सजा मिली, सुनाई गई। उस समय भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट एक अंग्रेज था और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का सेक्रेटरी था। जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई, सेक्रेटरी मिले हुए थे, बुक्स लिखते थे, सब प्रकार की सुविधाएं थी। हाँ, इनका तथ्यों के साथ मैं आपके सामने कुछ ना कुछ लाता रहता हूं, लेकिन इस चैनल के माध्यम से मैं उन क्रांतिवीरों को, भारत मां के सपूत सपुत्रियों को आपके सामने ला रहा हूं, जिन्होंने देश के लिए सचमुच में अपने आप को बलिदान किया, कुर्बान किया, पर उनका कहीं नाम नहीं। ऐसे अज्ञात सारी हुतात्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए और आपको स्मरण करवाने के लिए, आज की पीढ़ी को याद दिलाने के लिए कि किन लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर करके ये स्वतंत्रता रूपी महल हमें दिखाया है। वो नीम के पत्थर वो हैं जो तब भी नहीं बोलते थे, अब भी नहीं बोलते, तब भी करके दिखाया। और अगर मैं उन पुरखों को, उन पूर्वजों को, उन शूरवीरों को, उन बहादुरों को, हाँ, बलिदानियों को आपके सामने नहीं लाऊंगा तो कैसे पता चलेगा कि आजादी इस वास्तव में दिलाने वाले कौन थे। ऐसे ही अज्ञात महान नायक और नायिकाओं में एक और नाम आज जुड़ रहा है। जब एक नाम मैं कहता हूं तो उसको हम फोकस करते हैं, उसके साथ और 5-7 नाम तो होते ही होते हैं, और वो सब भी प्रेरणा देते हैं, वो सब भी इसी काम में लगे होते हैं, परंतु एक को प्रमुख बना करके मैं आपके सामने पेश करता हूं। तो आज मैं जो महान क्रांतिकारी आपके सामने ला रहा हूं उसका नाम है श्री धन्वंतरी जी। श्री धन्वंतरी सभी क्रांतिकारियों में धन्वंतरी के विषय में ये प्रसिद्ध था कि जो काम और कोई नहीं कर सकेगा, जो किसी से कोई काम नहीं होता हो,
उसे धन्वंतरी पूरा करेगा। क्रांतिकारी दल में धन्वंतरी की भर्ती लाहौर में हुई थी। वे लाहौर के आयुर्वेदिक कॉलेज का छात्र था, विद्यार्थी था, आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ रहा था। हाँ, वह पहले पंजाब की एक गैर क्रांतिकारी संस्था नौजवान भारत सभा का सदस्य हुआ और फिर क्रांतिकारियों के मुख्य धारा में दल में शामिल हो गया। लाहौर के छात्र जगत में उस समय भारत मां को स्वतंत्र कराने के लिए जवानियां हिलोरे ले रही थी, ठाटे मार रही थी, वातावरण बना हुआ था। तो एक विचार आया उस समय लोगों के मन में, क्रांतिकारियों के मन में, कि भाई हमारा एक अलग यहाँ का क्रांतिकारी दल होना चाहिए। नौजवान सभा क्रांतिकारी दल नहीं था, विद्यार्थियों का एक संगठन था। इस प्रेरणा के कि ऐसा होना चाहिए, मूल स्रोत जो थे वो थे श्री भगवती चरण बोहरा, महान क्रांतिकारी। उनके मैं कई एपिसोड आपको दे चुका हूं और कई एपिसोड के अंदर उनका नाम आना ही आना होता है। इस सारे जब देख रहे थे कि कुछ नौजवान इस कॉलेज में, इस कॉलेज में, इस कॉलेज में कुछ थोड़ा सा रुचि लेने लगे हैं, तो भगवती चरण बोहरा ने ये प्रेरणा दी सबको। और भगवती चरण स्वयं भी उस समय नेशनल कॉलेज लाहौर के छात्र थे, जरा बाकियों से थोड़ा सीनियर थे। इस विचार को कार्य रूप में परिणत करने के लिए लाहौर के सभी कॉलेजों के छात्रों की एक बैठक बुलाई गई और बैठक की अध्यक्षता मेडिकल कॉलेज के छात्र देवराज नारंग ने की। जब साइमन कमीशन पंजाब पहुंचा, बहुत बार साइमन कमीशन का नाम मेरे एपिसोड्स के अंदर आया है और लाला लाजपत राय का नाम भी आया। जब साइमन कमीशन आएगा तो लाला लाजपत राय भी आएगा। जब साइमन कमीशन पंजाब पहुंचा तो नौजवान भारत सभा ने उसका विरोध करने का निश्चय किया। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था। पुलिस ने कमीशन वालों का, जो कमीशन में थे, उनका रास्ता साफ करने के लिए, बनाने के लिए भीड़ थी, भीड़ पर लाठियां बरसाना प्रारंभ कर दिया। कुछ युवकों ने एक घेरा बनाकर लाला लाजपत राय को बीच में ले लिया, लेकिन पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट ने लाला जी पर लाठियां बरसाने का हुक्म दे दिया और सहायक पुलिस सुपरिटेंडेंट जेपी सैंडर्स स्वयं लाठी लेकर के लाला जी पर पिल पड़ा। लाठियों की बौछार होने लग पड़ी और फोकस केंद्र में थे कि लाला लाजपत राय को खत्म करना है। लाला लाजपत राय को लाठियां पड़ रही थी और उन्हें बचाने के लिए धन्वंतरी, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, धन्वंतरी ये नौजवान आगे आ गया और लाला जी को बचाने के क्रम में उनके ऊपर खड़ा हो गया और अपनी उनकी लाठियां खाने लग पड़ा, उनको बचाने लग पड़ा। बहुत लाठियां इस धन्वंतरी को भी पड़ी, लेकिन लाला जी उनके लक्ष्य थे, कुछ ज्यादा ही सोच के आए थे वो। लाला जी भी लाठियों के प्रहार से, लगातार लाठियों की बौछार से बच ना सके। कुछ दिन बाद लाठियों की चोट के कारण, गहरी चोटों के कारण
लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो लाला जी की हत्या का बदला लेने की प्रेरणा इसी महान क्रांतिकारी धन्वंतरी ने भगत सिंह और सुखदेव राज को दी। इस हत्या का बदला लेंगे भाई, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं छोड़ेंगे इसको। अब घटनाक्रम के अंतर्गत क्या करना है? अब दिल्ली के असेंबली भवन में विस्फोट करके भगत सिंह और सुखदेव राज गिरफ्तार हो गए और अंततोगत्वा उनको लाहौर जेल में भेज दिया गया। अब कहानी घटनाएं तो बहुत लंबी लंबी है, लेकिन धन्वंतरी जी के साथ जो जुड़ी हुई बात है मैं उसी को ले रहा हूं। अंततोगत्वा उनको गिरफ्तार हो गए तो लाहौर जेल में भेज दिया गया। लाहौर जेल से भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त को छुड़ाने के लिए भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त को वहां से छुड़ाने के लिए जो स्कीम बनी, जो योजना बनी, और उसका मुख्य जो योजनाकार था वो यही धन्वंतरी जी ही थे। ये योजना वास्तव में चंद्रशेखर आजाद ने बनाई, लेकिन धन्वंतरी जी को उसका मुख्य योजक इस तरह से इनको सम्मिलित किया। चंद्रशेखर आजाद की इस योजना के अंदर धन्वंतरी का जो मुख्य रोल तय हो गया, तो लाहौर की बहावलपुर कोठी में जिन क्रांतिकारियों ने इस कार्य को संपन्न करने के लिए, लेकिन वो भी हो चुका है, विस्फोट भी हो चुका है, भगत सिंह बुटकेश्वर जेल में भी हैं, इनको छुड़ाने के लिए लाहौर की बहावलपुर कोठी में जिन क्रांतिकारियों ने अड्डा जमाया, उनमें धन्वंतरी भी एक था, प्रमुख था। लाहौर के किसी एक कोठी में कुछ लोगों ने अड्डा जमाया कि भाई एक एक मिनट का हिसाब रखें, कब क्या करना और कैसे छुड़ाना है, लेकिन नियति को कुछ शायद और ही स्वीकार था। धन्वंतरी उनमें से प्रमुख था। उस अड्डे में जो लोग आए, यहीं पर सब कुछ करते हुए एक दुर्घटना हो गई। रावी के किनारे बम का परीक्षण करने गए भगवती चरण बोहरा विस्फोट का शिकार हो गए और उनका निधन हो गया। इस दुर्घटना में बम का एक टुकड़ा साथी सुखदेव राज के पैर में भी लगा और वे चलने फिरने के लायक नहीं रहे। अब समस्या ये थी कि किसी भी डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते तो सही सही बताना पड़ता कि बम के टुकड़े से चोट लगी है, और इस तथ्य को प्रकट करने से दल को खतरा उत्पन्न हो सकता था। उन क्रांतिकारियों को कठिनाई आ सकती थी। इस समस्या का हल भी धन्वंतरी ने ही खोजा। मैंने शुरू में कहा था कि ये प्रसिद्ध था इसके बारे में कि जो काम किसी से ना हो इसको बताओ, ये हो जाएगा, करके आएगा। ये उसी ने खोजा, धन्वंतरी जी ने ही। उसने अपने एक बहुत ही विश्वास पात्र डॉक्टर मित्र से अपने साथी सुखदेव राज के पैर का इलाज करवाया और चलने फिरने के काबिल वो हो गया। साथी भगवती चरण बोहरा बलिदान हो चुके थे।
बहावलपुर कोठी में एक रात सब सोए हुए थे। दुर्गा भाभी, सुशीला दीदी, चंद्रशेखर आजाद और अन्य कुछ साथी भी बाहर सो रहे थे। धन्वंतरी जी अंदर सो रहे थे। रात्रि के लगभग 3 बजे अपने पति, ये जो दुर्गा भाभी थी, ये भगवती चरण बोहरा की श्रीमती थी, खुद भी बहुत बड़ी क्रांतिकारी थी। रात्रि के लगभग 3 बजे अपने पति के निधन के कारण दुर्गा भाभी ने रोना शुरू कर दिया। क्या बात याद आ गई, खुद भी क्रांतिकारी थी। जब सुशीला दीदी ने उनको समझाने में असमर्थता प्रकट की और लगा कि मैं को नहीं समझा पा रही, चुप नहीं हो रही, कई बार होता है, ऐसा हो जाता है कई बार, तो सुशीला दीदी ने धन्वंतरी को जगाकर उनसे कहा कि भाई दुर्गा भाभी को समझाएं, जोर जोर से रो रही हैं, पता चल जाएगा दाएं बाएं क्या हो गया, लोग पूछने आएंगे। धन्वंतरी अभी कमरे के बाहर निकले ही थे कि उनके कमरे की अलमारी के अंदर रखे 2 बम अपने आप फट गए। यदि कुछ और सेकंड देर करते निकलने में तो धन्वंतरी स्वयं भी उन विस्फोटों के शिकार हो जाते। अब विस्फोट हो चुका था, कोठी को खाली करना भी आवश्यक था। आगे धन्वंतरी जी क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे और साथी इस काम में जुड़ते हैं, स्वतंत्र कराने के लिए कितने लोगों ने कितनी तरह से, कहीं बम विस्फोट हो रहा है, कहीं खुद परीक्षण में खत्म हो रहे हैं, कितनी कठिनाइयाँ, कितने आर्थिक संकट। पैसा तो उस समय भी था ही नहीं, बहुत कम, तो एम्यूनिशन खरीदना है, पिस्टल खरीदनी है। अंग्रेजों को सशस्त्र चुनौती देने वाले इन क्रांतिकारियों का वर्णन मैं कर रहा हूँ। इन सब लोगों ने कितनी कठिनाइयों से कैसे कैसे काम किया, कैसे कैसे आगे बढ़े, कैसे कैसे सर्वस्व लुटा दिया, और इनका नाम कहीं इतिहास में नहीं। मैं इन्हीं महान हुतात्माओं को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ, अज्ञात, जिनको कोई नहीं जानता। ये मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।